हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक जानकारी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहाँ से लिया है, यानी राष्ट्रपति के पद की जो प्रेरणा है वो आखिर हमें कहाँ से मिली। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पे 200 सालों तक अंग्रेज़ों का शासन रहा है, अंग्रेज़ों का राज रहा है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने वहीं से राष्ट्रपति का पद लिया है। जैसे वहाँ पे एक महारानी होती है, एक एम्परर होता है, हमेशा क्राउन होता है, चाहे वो राजा हो या रानी हो, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई क्राउन रहता है। तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने अपने देश में एक पद जनरेट किया है, एक पद सृजित किया है, जिसका नाम था राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, जिसका वर्णन करें तो वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो इसका जिक्र किया गया है संविधान के आर्टिकल 52 में। कहाँ किया गया है दोस्तों, तो संविधान के आर्टिकल 52 में इसका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। तो अब बात करें कि संविधान में जो राष्ट्रपति होता कहाँ पे है, तो देखिए भाग 5 में, हमारे संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 में बतलाया गया है कि यहाँ पे संघ की पावर होगी या संघ की बात की गई है संविधान के भाग 5 में। तो संघ में क्या क्या आता है दोस्तों, तो संघ में 3 चीज़ें आती हैं। पहला कार्यपालिका, क्या आता है दोस्तों, कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, और तीसरा क्या आता है, तो तीसरा हमारा आता है न्यायपालिका। दोस्तों क्या आता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो देखिए कार्यपालिका में कौन कौन आता है, तो कार्यपालिका का ही एक अंग होता है राष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों, तो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूशन का ही एक पार्ट होता है राष्ट्रपति। और उसमें कौन कौन आता है, तो इसमें राष्ट्रपति के अलावा भी कई लोग आते हैं, जैसे हमारा प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, पीएम हो गया, वाइस पीएम हो गए। इसके अलावा उनकी कैबिनेट और हमारा महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके साथ साथ जो हमारे कैग हैं यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सभी लोग भारत में क्या है, हमारी कार्यपालिका के अंग हैं। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूशन के भाग हैं। बात करें विधायिका की, तो विधायिका में कौन कौन आता है दोस्तों, तो विधायिका में हमारे यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद, पार्लियामेंट आती है, और पार्लियामेंट का एक भाग होता है लोकसभा और राज्यसभा। और आपको मालूम ही होगा कि संसद जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसमें कौन कौन आता है, तो उसमें आते हैं हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और न्यायपालिका में देखो केंद्र की कौन आता है, तो दोस्तों न्यायपालिका में केंद्र की आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है दोस्तों, तो इसमें हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि राष्ट्रपति आखिर क्या है, कैसे चुना जाता है और उसका पद क्या है, क्या इसके कर्तव्य होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि किस भाग में है, तो भाग 5 में इसका जिक्र किया गया है, संविधान के भाग 5 में। तो संविधान के भाग 5 में क्या है, तो संविधान के 5 भाग में संघ है दोस्तों। संघ यानी कि यूनियन, क्या है दोस्तों, संघ है, यूनियन है, जिसका जिक्र कहाँ से है, तो जिसका जिक्र आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक बतलाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कितना आपको समझ आया होगा कि राष्ट्रपति के बारे में संविधान में आर्टिकल 52 से 78 तक बतलाया गया है। जिसमें से इसकी प्रेरणा का स्रोत कौन है, तो दोस्तों संविधान में राष्ट्रपति के पद की जो प्रेरणा का स्रोत है, वो राष्ट्रपति के पद के लिए जो हमें प्रेरणा मिली है वो हमें मिली है ब्रिटेन के महारानी या महाराजा के पद से, जो क्राउन होता है दोस्तों, वहाँ से हमें इसकी प्रेरणा मिली है। लेकिन अंतर क्या है कि ब्रिटेन में जो भी राजा या रानी होगा वो वंशानुगत होगा, वो उसी वंश का होगा, उसी घराने का होगा और वही राजा या रानी बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा दोस्तों नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको मालूम ही होगा कि जब हमारे यहाँ पे आज़ादी हुई तो हमारे यहाँ पे 565 रियासतें थी, है ना, 565, उस समय देसी राजा शासन कर रहे थे। तब ऐसे में प्रॉब्लम ये आई कि किसे आखिर राजा बनाया जाए या किसे नहीं बनाया जाए। तो क्योंकि ये प्रॉब्लम ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, इस कारण से हमने क्या कहा कि हमारे देश का जो राजा होगा वो क्या होगा, वो चुना जाएगा। वो क्या होगा, वो चुना जाएगा, उसे लोगों के द्वारा चुना जाएगा और वो लोगों में से ही एक होगा। ठीक है, सामान्य नागरिकों में से ही एक होगा, जिसे एक निश्चित समय के लिए उस पद पर बैठाया जाएगा। तो ये क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे यानी ब्रिटेन में जहाँ से हमने पद लिया है, जहाँ से हमने प्रेरणा मिली हमें इस पद की, वहाँ पे जो राजा या रानी होता है वो तो वंशानुगत होता है, उसी वंश का होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे हम पहले नागरिक को, अपने प्रथम व्यक्ति को चुनते हैं। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा से चुना जाता है दोस्तों। और अंतर क्या होता है कि ये 5 साल के लिए होता है। और दोस्तों एक बात बता दूं कि जिस भी देश में उसके राजा को या प्रथम नागरिक को चुना जाएगा, उस देश को क्या कहते हैं, तो उस देश को हम कहते हैं गणतंत्र। क्या कहते हैं दोस्तों, गणतंत्र कहते हैं, यानी रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है, रिपब्लिक कहते हैं। और इसीलिए आपने कभी नोटिस किया हो
तो हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। किस दिन मनाते हैं दोस्तों? तो 26 जनवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। तो जिस भी देश का पहला नागरिक चुना जाएगा उसे क्या कहेंगे? उस देश को गणतंत्र देश कहेंगे, रिपब्लिक देश कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बात करें हम निर्वाचन तरीके की, तो दोस्तों इसका निर्वाचन तरीका हमने कहाँ से लिया है? तो इसका निर्वाचन तरीका हमने लिया है कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड एक देश है कहाँ पे? यूरोप में। ठीक है, तो आयरलैंड से हमने इसके निर्वाचन का तरीका यानी इलेक्शन प्रोसेस जो है हमने कहाँ से ली है? तो इसकी इलेक्शन प्रोसेस हमने ली है आयरलैंड के देश से। आयरलैंड कहाँ पे पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। यूरोप में एक छोटी सी कंट्री है। वहाँ पे जिस तरीके से राष्ट्रपति को चुना जाता है उसी तरीके से हमने भी राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया या प्रोसेस को अपनाया हुआ है, और उसी तरीके से हम अपने देश का राष्ट्रपति भी चुनते हैं। फिर बात करें हम महाभियोग की। महाभियोग का मतलब क्या होता है? तो महाभियोग मतलब दोस्तों होता है इम्पीचमेंट। इसका मतलब होता है कि किस तरीके से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने का तरीका जो होता है वो क्या होगा, और वो हमने कहाँ से लिया है? तो राष्ट्रपति को पद से हटाने का तरीका हमने लिया है दोस्तों अमेरिका से। कहाँ से लिया है? अमेरिका, यानी अमेरिका के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका से हमने ये तरीका लिया है कि यदि राष्ट्रपति को कभी पद से हटाना पड़ जाए, उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले, उसके टेन्योर के खत्म होने से पहले उसको हटाना पड़ जाए, तो उसे हम किस तरीके से हटाएंगे, ये हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? तो ये हमने अमेरिका या फिर यूएसए के संविधान से इस चीज़ को हमने लिया हुआ है। क्लियर? आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद बात करें हम सामान्य जानकारी, बेसिक जानकारी के बारे में बात करें। ठीक है, तो दोस्तों सामान्य जानकारी देखो, ये हमने आपको बता ही दिया। ये कहाँ से लिया हमने? तो ये लिया हमने आयरलैंड के संविधान से। क्लियर? कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। ये हमने ले लिया यूएसए से। अब बात करें सामान्य जानकारी की, तो उसमें बता चुका हूँ मैं दोस्तों कि ये भाग 5 में वर्णित है। कहाँ पे है? भाग 5 में है। कहाँ से कहाँ तक जिक्र किया गया है? तो संविधान में भाग 52 से, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक इसका वर्णन किया गया है, यानी आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 तक इनका जिक्र किया गया है। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि हमारे देश में शासन के 2 प्रधान होते हैं। ठीक है, शासन के 2 प्रधान हैं। एक तो कहलाता है संवैधानिक प्रधान। क्या कहलाता है? संवैधानिक प्रधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किसके पास में है, और दूसरा कहलाता है वास्तविक संविधान, वास्तविक प्रधान। ठीक है, यानी एक्चुअल पावर किसके पास में है। ठीक है, तो संवैधानिक प्रधान या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किसको दी गई है? तो हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई है सारी प्रेसिडेंट को, भारत के राष्ट्रपति को दी गई है दोस्तों। किसको दी गई हैं? भारत के राष्ट्रपति या हमारे प्रेसिडेंट को दी गई है। लेकिन वास्तव में इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता कौन है? ठीक है, तो इन शक्तियों का वास्तविक रूप से प्रयोग करता है हमारा प्रधानमंत्री। कौन करता है दोस्तों? पीएम करता है, प्रधानमंत्री करता है इन सभी शक्तियों का प्रयोग, और वही इन शक्तियों का यूज करता है। तो इस संविधान में कहा गया है कि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक राष्ट्रपति होगा जिसके ऊपर प्रदान की गई सभी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक तौर पे प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर करेगा। क्लियर दोस्तों? इसके बाद यहाँ पे जो ये शक्तियाँ दी गई हैं इनका वास्तविक प्रमुख भी कौन होता है? तो वास्तविक प्रमुख हमारा प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि यही इन सभी शक्तियों का प्रयोग भी करता है और अपने अधिकारी जो इसके नीचे अधिकारी आते हैं उनके अंतर्गत इन शक्तियों का ये प्रयोग करता है। इसके बाद बात करें निर्वाचन की, तो दोस्तों इसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, इनडायरेक्ट वे में होता है। यानी 2 प्रकार से निर्वाचन होते हैं, इलेक्शन 2 प्रकार से होते हैं। एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है? जिसमें जनता द्वारा सीधे तौर पर अपने प्रतिनिधि को चुन लिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन। और जब जनता द्वारा सीधे तौर पर नहीं चुना जाता है बल्कि जनता ने जिनको चुना उनके द्वारा जब चुना जाए तो वो कहलाता है अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष तौर पर ही किया जाता है। ठीक है, तो क्या कैसे होता है? तो देखो इसके लिए एक प्रोसेस दी गई है जिसका नाम क्या किया गया? तो उसका नाम दिया गया है दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या है दोस्तों उसका नाम? एकल संक्रमणीय मत पद्धति, है ना, के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या है दोस्तों? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गुप्त मतदान के द्वारा इसे चुना जाएगा। क्लियर दोस्तों? गुप्त मतदान के द्वारा इसे चुना जाएगा, यानी कि इसे चुना जाएगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा इसे सीक्रेट बैलेट से, ठीक है, इसे सीक्रेट बैलेट से दोस्तों चुना जाएगा। उस तरीके से इसका निर्वाचन होगा
और इसके निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा? तो दोस्तों इसके निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा? तो क्योंकि राष्ट्रपति पूरे देश का मुखिया होता है, पूरे देश का शासक होता है, तो क्योंकि ये हमारे देश का पहला नागरिक भी कहलाता है, तो इसके निर्वाचन में पूरे देश के लोगों को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है, पूरे देश के लोगों को कहीं ना कहीं हिस्सा देने का प्रयास किया गया है। और क्योंकि इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री, जो हमारा वास्तविक प्रधान है, वो भी प्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है और राष्ट्रपति भी प्रत्यक्ष तौर पे चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में क्लेश आ जाता है कि वास्तविक कौन है, क्योंकि मुझे भी जनता ने सीधे तौर पे चुना है और आपको भी जनता ने सीधे तौर पे चुना है, आपको भी पूरे देश की जनता ने चुना है और मुझे भी पूरे देश की जनता ने चुना है। इसलिए क्या किया गया कि प्रधानमंत्री भी पूरे देश के द्वारा चुना जाता है लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर, और राष्ट्रपति भी पूरे देश के द्वारा चुना जाता है लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर, इनडायरेक्ट तरीके से, है ना। तो इसमें कौन कौन निर्वाचन में भाग लेगा दोस्तों? तो देखिए, हम बात करें पहले संसद की यानी पार्लियामेंट की, तो संसद के लोग इसमें भाग लेंगे। संसद में 2 प्रकार के लोग होते हैं। तो पहले बात करें संसद की। संसद में क्या क्या होता है? तो संसद में देखिए लोकसभा होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन, और राज्यसभा होती है जिसको बोलते हैं हम अपर हाउस यानी कि उच्च सदन। तो लोकसभा में भी कौन कौन से 2 टाइप के लोग होंगे, है ना, और राज्यसभा में 2 टाइप के लोग होंगे। लोकसभा में कौन कौन होगा? एक तो इलेक्टेड मेंबर होंगे जो कि निर्वाचित सदस्य होंगे, और एक नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। सेम राज्यसभा में भी क्या होगा? इलेक्टेड मेंबर होंगे और नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। तो जैसा कि हमें मालूम है कि लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं? तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को निर्वाचित किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, और जबकि इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं? तो 543 आउट ऑफ 545। टोटल मेंबर कितने होते हैं दोस्तों? टोटल मेंबर 545 होते हैं, जिसमें से 543 मेंबर इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 2 नॉमिनेटेड होते हैं, उनको नामांकित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। सेम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में क्या होता है? तो राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 250 में से दोस्तों 238 सदस्य कैसे होते हैं? यहाँ पे इलेक्टेड होते हैं, जबकि 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं। कितने होते हैं? 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा है कि संसद के दोनों सदनों में जो सदस्य हैं उसमें से जो इलेक्टेड मेंबर हैं, यानी कि ये 545 और ये 238, यही सदस्य निर्वाचन में भाग लेंगे, जबकि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं दोनों सदनों के, चाहे वो फिर हमारे लोकसभा के 2 सदस्य हों एंग्लो इंडियन, या फिर राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं जो कि कला, साहित्य, विज्ञान, आर्ट, लिटरेचर और साइंस से अच्छे खासे जानकार या एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, अनुभव वाले होते हैं, उन्हें इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। यानी यहाँ के जितने भी संसद के यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, नॉमिनेटेड सदस्य नहीं लेंगे। साथ ही जितने भी राज्य हैं हमारे, राज्य की विधानसभाएं हैं, उन राज्य की विधानसभाओं के भी इलेक्टेड मेंबर यानी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर सदस्य या भाग नहीं लेंगे। यानी जो नॉमिनेटेड हैं, जो नामांकित सदस्य हैं, वो भाग नहीं लेंगे। हर राज्य में एक एंग्लो इंडियन होता था जिसे भी खत्म कर दिया गया, बट वो भी भाग नहीं लेंगे। और साथ में दोस्तों दिल्ली और पांडिचेरी, है ना, क्योंकि हमारे देश में वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जिसमें से दिल्ली और पांडिचेरी 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे क्या है? तो जहाँ पे राज्य विधायिका है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और इन दोनों के जो सदस्य हैं, जो इलेक्टेड मेंबर हैं, वो भी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, इसके सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। पहले दोस्तों इन्हें अधिकार नहीं था, ये इन्हें अधिकार दिया गया 70वें संविधान संशोधन यानी 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा, 1990 के द्वारा इन्हें भाग अधिकार दे दिया गया। यानी 70वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा इन्हें यह अधिकार दे दिया गया है कि अब ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। क्लियर हुआ? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? तो पहली बात, राष्ट्रपति चुनाव कैसे होगा? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गुप्त मतदान से किया जाएगा, और इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधायिकाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य से भाग लेंगे। फिर बात करें योग्यता की, तो योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए? तो योग्यता की बात करें तो देखिए, राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए, और वो कौन कौन सी है? पहला कि क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा क्या है? वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु 35 ईयर्स उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, इसके अलावा किसी भी लाभ के पद पे ना हो, यानी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ना हो। तीसरा पॉइंट हो गया, है ना, किसी भी लाभ के पद पे ना हो। और चौथा पॉइंट है कि यदि वो किसी भी सदन का सदस्य है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे राज्य विधायिका हो, यदि किसी के सदस्य या किसी राज्य का राज्यपाल है, तो उसे राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले अपने पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्या दोस्तों? यानी वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, तभी वो इस पद पे जा सकेगा। ये इसकी योग्यताएं हैं। फिर शपथ की बात करें तो शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो इसे शपथ दिलाते हैं भारत के
जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसे शपथ दिलाते हैं। तो कौन दिलाता है शपथ? इसे भारत के मुख्य राष्ट्रपति। तो इन्हें क्या कहते हैं? शॉर्ट में कह देते हैं हम CJI, यानी जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय, उसके जो मुख्य जज हैं, जिसे कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। और यदि CJI नहीं है, अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है, उनका पद खाली है, तो फिर तो राष्ट्रपति के द्वारा, यदि कभी ऐसा हो जाता है कि राष्ट्रपति पद की शपथ दिलानी है लेकिन CJI नहीं है, चीफ जज नहीं है, तो उनके द्वारा नियुक्त कोई दूसरा व्यक्ति या उनके ना होने पर उनके बाद जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा, जो सबसे वरिष्ठ है, सबसे सीनियर जज होगा, उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। यानी या तो इनके द्वारा नियुक्त कोई दूसरा व्यक्ति या इनके ना होने पर जो भी सबसे सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ या ओथ दिलाई जाएगी। क्लियर दोस्तों? इसके बाद बात करें पदावधि की, इनका टाइम पीरियड क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, संविधान में वैसे तो इनका जो कार्यकाल है वो कितने साल का दिया गया है? 5 वर्ष, यानी 5 ईयर का इनका कार्यकाल होगा। यानी जिस दिन से इन्होंने पद ग्रहण किया, जिस दिन से इन्होंने अपने पद की शपथ ली है, उस दिन से लेकर 5 साल तक इनका पद पर बने रहना होगा। यानी उस दिन से लेकर 5 साल तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन ये चाहें तो 5 साल से पहले भी अपना पद खाली कर सकते हैं, 5 साल से पहले भी अपना पद छोड़ सकते हैं। और कैसे? तो ये अपना त्याग पत्र देके, रेजिग्नेशन लेटर देके अपना 5 साल से पहले भी पत्र छोड़ सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा कैसे? तो दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है वाइस प्रेसिडेंट को, यानी किसको? उपराष्ट्रपति को ये अपना त्याग पत्र देंगे। दोस्तों याद रखना है यहाँ पे कि इन्हें पद की शपथ दिलाता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। लेकिन यदि इन्हें त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र किसे देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। क्लियर दोस्तों? कौन देगा? उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देके पद मुक्त हो सकते हैं। या फिर तीसरा तरीका ये है कि यदि इन्हें चाहें तो महाभियोग यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है। जैसे हमने किस देश के संविधान से लिया? जैसे हमने USA के संविधान से लिया है, इन्हें उसके पहले भी पद से हटाया जा सकता है। लेकिन कैसे? तो उसका जो बेस है वही कहा गया कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। अब बात आती है कि ठीक है, यदि पद से हटाया जा सकता है संविधान के उल्लंघन पे, तो क्या होगा? संविधान का उल्लंघन किसे माना जाएगा? तो संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि संविधान का उल्लंघन किसे माना जाएगा। ये डिसाइड करने का हक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कानून का सबसे बड़ा जानकार कौन कहलाता है? सुप्रीम कोर्ट कहलाता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहलाती है। तो उसे ये अधिकार दिया गया क्योंकि वो संविधान का प्रवक्ता भी है, संविधान का व्याख्याकार भी है। संविधान की जब भी व्याख्या करने की बात आएगी तो संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये उसे अधिकार दे दिया गया कि यदि संविधान का उल्लंघन शब्द की व्याख्या करने की बात आएगी तो कौन करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। और वो ये बताएगा कि क्या जो इन्होंने किया है उसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा या नहीं। यदि हाँ, तो फिर उनके ऊपर क्या चलाया जाएगा? महाभियोग या इम्पीचमेंट प्रोसेस चला जाएगी और उन्हें उनके पद से हटा दिया जाएगा। और यदि नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है ना दोस्तों। तो इस तरीके से उनकी पदावधि 5 साल की है। इससे पहले भी वो त्याग पत्र दे सकते हैं और उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है। यदि जरूरत पड़ती है संविधान का उल्लंघन करने पर उन्हें उनके पद से समय से पहले भी हटाया जा सकता है। तो आई होप कितना आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद बात करें थोड़ा और कि सेवा शर्तें क्या होती हैं इनकी। ठीक है, मैं ये हटा रहा हूँ अभी। तो इनकी सेवा शर्तें क्या होती हैं दोस्तों? तो देखिए इनकी सेवा शर्तें क्या हैं। तो निर्धारित की गई संविधान में की सेवा शर्तें कि एक बार इनको पद पे दे दिया जाएगा तो इनको पद में देने के बाद इनके कार्यकाल में कटौती नहीं की जाएगी, कार्यकाल इनकी शक्तियों में कटौती नहीं की जाएगी। इन्हें जो शक्तियाँ हैं, जो इनके वेतन भत्ते उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं करेंगे। यानी कि जो सैलरी है, जो पेंशन है, उसमें कटौती नहीं की, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। इनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया जाएगा। इन्हें अपने पर्सनल कामों से मुक्त रखा जाएगा। ये सारी इनके पद की सेवा शर्तें हैं, है ना। और भी बहुत सी पॉइंट्स हैं जो इनकी सेवा शर्तों में बताए गए हैं कि इन्हें क्या क्या अधिकार हैं, क्या इनकी सेवा शर्तें होंगी, क्या इनके पास अधिकार होंगे, क्या नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें इनको दी गई हैं। बात करें रिक्तता की, तो रिक्तता क्या होती है? इसका मतलब है कि कब कब इनका पद रिक्त हो सकता है। तो देखिए, एक तो 5 वर्ष पूरा हो जाए तो इनका पद रिक्त हो जाएगा। ये अपने खुद से त्याग पत्र दे तो भी इनका पद रिक्त हो जाएगा। ये उस समय अवकाश में है तो इनका पद रिक्त माना जाता है ना। इनकी मृत्यु हो जाए तो भी इनका पद रिक्त माना जाएगा। या फिर इनके ऊपर महाभियोग चला दिया जाए तो भी इनका पद रिक्त हो जाता है। महाभियोग यदि प्रोसेस चल जाता है तो इनका पद रिक्त माना जाएगा। दोस्तों ध्यान देने बात ये है यहाँ पे कि सिर्फ 5 वर्ष का कार्यकाल, यानी जो पहला पॉइंट है इसको छोड़ दिया जाए तो ये जो चारों पॉइंट हैं, यदि इस कारण से उनका पद खाली होता है, इनमें से किसी भी पद कारण से उनका पद खाली हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत जो भी भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, जो भी भारत के वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वो इनके पद पे आके इनका कार्य करने लगेंगे, इनका पद काम संभालने लग जाएंगे। लेकिन यदि इनका 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया, 5 वर्ष का जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया है, तो ऐसे में उपराष्ट्रपति उनके पद पे आकर काम नहीं करेंगे। जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाएगा तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, चाहे वो 5 वर्ष से ज़्यादा ही क्यों ना हो जाए, चाहे 5 वर्ष 1 या 2 महीने भी हो जाते हैं, तब भी ये अपने पद पर बने रहेंगे। हाँ, जैसे ही नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है और जिस दिन नए राष्ट्रपति को अपनी ओथ लेनी होगी, शपथ लेनी होगी, उसके एक दिन पहले पुराने वाले राष्ट्रपति अपने पद से अपना त्याग पत्र दे देंगे। लेकिन ये सिचुएशन यानी त्याग
त्यागपत्र दे दें, अवकाश ले लें, मृत्यु हो जाए या फिर महाभियोग इम्पीचमेंट के द्वारा उनको हटा दिया जाए, ऐसी स्थिति में यदि उनका पद खाली होता है तो तुरंत जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वो तुरंत अपना पद छोड़ के राष्ट्रपति के पद पे आकर बैठ जाएगा और उनके कार्यों को करने लगेगा, क्योंकि राष्ट्रपति देश का राजा है और देश के राजा का पद कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, वरना देश दिशाहीन हो जाता है। देश को कहाँ जाना है, क्या करना है, वो कुछ नहीं होता, क्योंकि देश में जो भी काम हो रहा है, जो भी योजनाएं लागू होती हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं, वो सब किसके नाम पे, राष्ट्रपति के नाम पे बनाए जाते हैं। और यदि वही नहीं है तो फिर कैसे आप कुछ भी कर रहे हो। तो इसलिए इसका पद खाली नहीं रहना चाहिए, उपराष्ट्रपति का पद खाली रहता भी तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर। इसके बाद इनकी शक्तियां और कार्यों की बात करें तो इन्हें बहुत सारी पावर दी गई है दोस्तों, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी इनको दी गई है, और एग्जीक्यूशन पावर दी गई है, फाइनेंशियल पावर दी गई है, इमरजेंसी पावर दी गई है। इसके अलावा लीगल पावर्स भी दी गई हैं इनको, कुछ कूटनीतिक जिसको अपन कह सकते हैं डिप्लोमेटिक पावर, सैन्य शक्तियाँ भी दी गई हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ भी दी गई हैं। तो बहुत सारी शक्तियाँ भी इनको दी गई हैं, साथ में वीटो करने की शक्ति भी इनको दी गई है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ओवरऑल जो राष्ट्रपति चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा कि क्या है, उसके कार्य क्या हैं, कहाँ से हमने पद लिया है, उनके कार्यप्रणाली क्या होती है, किस तरीके से काम करते हैं, कैसे उनको चुना जाता है, कब तक के लिए चुना जाता है, उनको कैसे पद से हटाया जा सकता है, कौन उन्हें शपथ दिलाता है, किसको राष्ट्रपति त्याग पत्र दे सकते हैं, किस किस की नियुक्ति करते हैं। बहुत से लोगों की नियुक्ति भी करते हैं जिनके एग्जीक्यूशन पावर के अंतर्गत आता है ना। वीटो जारी करना, किसी भी विधायक को, किसी भी विधेयक को या किसी भी बिल को पास करके कानून बनाना, ये सब उनकी लीगल पावर के अंतर्गत आता है। दूसरे देशों का संबंध बनाना, उसको एग्जीक्यूट करना, इनकी कूटनीतिक शक्तियों के अंतर्गत आता है ना। तो ऐसी बहुत सी पावर भी इनको, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करना या देश में कुछ भी ऐसा तो फाइनेंशियल पावर में आता है। इमरजेंसी पावर 3 आर्टिकल 352 कहता है कि वो देश में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं तो उनकी, या 365 जो है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं राज्य में, ये उनका जो है वो इमरजेंसी पावर में आता है। तो ऐसी बहुत सी कुछ चीज़ें हैं और आई होप कि आपको इस चैप्टर जो है राष्ट्रपति वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।